नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 21 फरवरी 2021 के समाचार विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू अखबार से संबंधित प्रमुख आलेख, प्रमुख संपादकीय, उनकी हम समीक्षा करेंगे। उनसे संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। हम अपनी पहली न्यूज़ पर आते हैं और ये भारत में निजीकरण को लेकर सरकार के द्वारा बजट में जो घोषणा की गई है उसके संबंध में चर्चा है। बजट में आप देखें तो वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत में जो भी एक तरह से सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, यानी पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं, उनमें विनिवेश की प्रक्रिया यानी उनका हिस्सा निजी क्षेत्र को बेचने की जो प्रक्रिया है वो बड़े पैमाने पर की जाएगी। और इसमें सरकार ने एक तरह से एक डिवीज़न कर दिया है कि रणनीतिक क्षेत्र, स्ट्रेटजिक सेक्टर की कंपनियां होंगी और गैर रणनीतिक, नॉन स्ट्रेटजिक। तो उनमें से अलग अलग जो कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों की हैं उनका एक तरह से निजीकरण किया जाएगा, या किसी भारत सरकार की बड़ी सरकारी कंपनी में विलय किया जाएगा, या कुछ को बंद करने की प्रक्रिया भी है। इसी के संबंध में चर्चा है। इसके जो अलग अलग पक्ष हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अगर हम वित्त मंत्री के 2021-22 के भाषण को देखें तो उन्होंने कहा था कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हैं उनके लिए एक नई तरह की नीति की घोषणा की गई कि जो भी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं उनमें विनिवेश की प्रक्रिया है उसको एक स्पष्ट रूप में वहां पर सरकार ने बताया। सरकार ने यह कहा कि जो रणनीतिक क्षेत्र हैं यानी जिनको सरकार स्ट्रेटेजिक एरियाज मानती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहां पर सरकार की उपस्थिति न्यूनतम रहेगी। आप ध्यान रखें कि इसके पहले भी भारत सरकार इसके बारे में घोषणा कर चुकी है। अगर आप देखें तो मई 2020 में जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात की गई थी तो वहां पर भी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की निजीकरण की बात कही गई थी। वहां पर कहा गया था कि रणनीतिक क्षेत्र में कम से कम 4 तक कंपनियां रहेंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है न्यूनतम उपस्थिति। तो ये न्यूनतम कितना होगा, 1, 2, 3, इसके बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई भी स्पष्ट तथ्य नहीं कहा गया है। तो वित्त मंत्री ने भाषण में ये कहा है कि जो रणनीतिक क्षेत्र है वहां पर न्यूनतम उपस्थिति रहेगी सरकार की। अब रणनीतिक क्षेत्र आप देखें तो सरकार की तरफ से ये है कि रणनीतिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं अगर न्यूनतम उपस्थिति लाना है, इसका मतलब या तो उनका निजीकरण किया जाएगा, या उनका विलय किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में कर दिया जाएगा, या किसी सार्वजनिक इकाई की सहायक के रूप में यानी सब्सिडरी के रूप में उनको बना दिया जाएगा, और अंतिम विकल्प है बंद करना। तो आप देखें यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से 4 अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जाएगा जब हम रणनीतिक क्षेत्र की बात करेंगे। आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, जैसे पहला परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र, दूसरा परिवहन और दूरसंचार, तीसरा बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज, और चौथा देखिए बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। देखिए ये एरिया अगर हम देखें तो पहली बार यहाँ पर बड़े पैमाने पर विनिवेश की बात की जा रही है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अगर आप देखें तो बजट में घोषणा की गई थी कि जो LIC है उसको एक तरह से शेयर बाजार में लिस्टेड किया जाएगा। तो ये दिखा रहा है कि सरकार बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं वहां पर भी सार्वजनिक इकाइयों का एक तरह से क्या है, निजीकरण कर सकती हैं, या उनमें बड़ा हिस्सा है वो निजी क्षेत्र को बेच सकती हैं विनिवेश के माध्यम से। तो ये 4 रणनीतिक क्षेत्र हैं, इन पर आप ध्यान रखें। रणनीतिक क्षेत्रों से अलग की बात करें यानी जो स्ट्रेटेजिक एरियाज नहीं है, यानी इन 4 क्षेत्रों के अलावा जो क्षेत्र हैं, तो अन्य क्षेत्रों में सरकार ने सिर्फ 2 विकल्प रखे हैं, या तो कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाएगा या उनको बंद कर दिया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों के अलावा जो भी क्षेत्र है वहां पर सरकार किसी भी तरह से संचालन में अब नहीं रहेगी, वो या तो निजीकरण कर देगी या उस कंपनी को बंद कर देगी। तो यहां सिर्फ 2 विकल्प हैं, जबकि रणनीतिक क्षेत्रों में हम देखें तो 4 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, और रणनीतिक क्षेत्रों से अलग केवल 2 विकल्प हैं, या तो निजीकरण होगा या इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे। जहां तक इस नीति का उद्देश्य देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका उसको सरकार कम करना चाहती है और निजी क्षेत्र के लिए नया निवेश स्थान बनाना चाहती है। यानी अगर सरकार कुछ क्षेत्रों से हटती है तो वहां पर निजी क्षेत्र निवेश के रूप में आ सकता है। तो ये सरकार एक तरह से निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना चाहती है। दूसरा, अगर निजी क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में आएगा जहां पर सरकार का वर्चस्व अभी है, तो ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र की पूंजी, उनकी प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का पार्ट, उनका जो मैनेजमेंट या प्रबंधन है, वो अलग अलग एक तरह से जो हिस्से हैं वो भारत के व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जहां पर अभी सरकारी कंपनियां काम कर रही हैं। और माना जा रहा है कि इससे विकास और नई नौकरियां या नए रोजगार उनमें एक तरह से योगदान मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अगर निजी कंपनियां संचालित करेंगी तो आप इस तथ्य को समझते हैं कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में संचालन में कहीं ना कहीं राजनीतिक और अफसरशाही यानी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हस्तक्षेप रहता है।
अगर निजी क्षेत्र को बेचा जाएगा तो इससे बचा जा सकता है। तो ये अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएगा, यानी इन कंपनियों के विकास तेजी से होगा और रोजगार की संभावनाएं भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। और साथ साथ सरकार की कोशिश ये है कि वर्तमान में कोविड-19 में सरकार के पास राजस्व की कमी है, सरकार को व्यय करना है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में चल रही है, तो उससे बाहर निकालने के लिए सरकारी व्यय करने की आवश्यकता है। तो सरकार को जो व्यय करना है अर्थव्यवस्था में, जिसके बारे में बजट में भी कहा गया, तो सरकार बड़े पैमाने पर यहाँ से यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को बेचकर जो कमाई करेगी उससे व्यय करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो सरकार के द्वारा 2021-22 के लिए जो लक्ष्य है वो लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने का है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसको प्राप्त कर पाएगी। तो इन फर्मों की बिक्री से जो भी आय प्राप्त होगी वो सरकार के द्वारा अलग अलग जो संचालित सामाजिक क्षेत्र या विकास के कार्यक्रम है वहां पर वित्त पोषण में एक तरह से वो मदद करेंगे। अगर हम विनिवेश की एक प्रारंभिक स्थिति देखें तो भारत में ये 1991-92 में शुरू हुआ। तो आप कह सकते हैं कि इसके पहले विनिवेश क्यों नहीं था। तो आप ध्यान रखें कि भारत में जब 1991 में निजीकरण और भूमंडलीकरण ये एक तरह से शुरू हुआ, जिसको हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो 91 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था एक तरह से सही मायने में खुली। उसके पहले सरकारी क्षेत्र यानी जो सार्वजनिक इकाइयां हैं उनमें बड़ा रोल था और सरकार ज्यादातर क्षेत्रों पर नियंत्रण करती थी। 91 के बाद धीरे धीरे सरकार ने ज्यादातर एरियाज में निजी क्षेत्र को काम करना अलाउड कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सरकार उन क्षेत्रों से धीरे धीरे हटने लगी जहां पर उनकी कंपनियां घाटे में थी। इसीलिए विनिवेश आप देखें तो प्रमुख रूप से 91-92 में शुरू हुआ और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ 1999 में, जब भारत सरकार ने विनिवेश मंत्रालय यानी डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री को गठित कर दिया। यह अलग बात है कि वर्तमान में यह मंत्रालय के नाम से कोई मंत्रालय नहीं है, इसकी जगह पर एक विभाग है जिसको हम दीपम बोलते हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी निवेश तथा सार्वजनिक आस्तियां प्रबंधन विभाग। तो ये एक तरह से दीपम है जो विनिवेश के संबंधित प्रक्रियाओं को वर्तमान में देखता है। तो अलग विनिवेश मंत्रालय बनाकर विनिवेश का जो महत्व है वो सरकार ने बनाया और इसको काफी बढ़ावा दिया गया। इसी के साथ साथ अभी हमने जो देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को रणनीतिक और गैर रणनीतिक क्षेत्रों में बांटा गया, तो ये सरकार ने 1999 में ही किया था। सरकार अगर निजीकरण कर रही है तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से करेगी, तो सरकार ने यहाँ पर पूर्ण रूप से निजीकरण की बात नहीं करी है। तो कुछ ऐसे भी सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के एरियाज हैं जहां पर सरकार रहेगी, जैसे उन फर्मों की बात करें, निगमों की बात करें जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में लगी हुई हैं। जैसे मान लीजिए किसानों को बीज प्रदान करने की संस्था है, या कोई कंपनी है जो सार्वजनिक वितरण के लिए काम करती है, यानी एक तरह से खाद्यान्न को खरीदती है और उसके वितरण में यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन की दुकानों पर सरकार सस्ता राशन उपलब्ध कराती है, उसमें अगर कोई संस्था काम कर रही है तो उसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ रेलवे और डाक की अगर हम बात करें तो ये वाणिज्यिक परिचालन में है, ये चलते रहेंगे, इनका निजीकरण नहीं होगा। रेलवे में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर या छोटे स्तर पर निजीकरण हो रहा है, पूर्ण रूप से निजीकरण या बड़े पैमाने पर ऐसी कोई संभावना अभी यहाँ पर सरकार ने नहीं व्यक्त की है। तीसरा, शारीरिक रूप से जो विकलांग लोग हैं उनके लिए जो भी उपकरण बनाए जाते हैं उनके द्वारा उपयोग करने के लिए, जैसे अगर हम बात करें जो हियरिंग डिवाइस हैं या मान लीजिए जो आर्टिफिशियल फुट बनाए जाते हैं, तो इन सब से संबंधित फर्म है उनको बंद नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ SC ST और हम अल्पसंख्यकों की बात करें या पिछड़े वर्गों के वित्त पोषण के लिए अगर मान लीजिए कोई भी संस्था काम कर रही है, कोई समूह काम कर रहा है, तो उसको एक तरह से बंद नहीं किया जाएगा। तो ऐसी संस्थाएं जो SC ST, उसके साथ अल्पसंख्यक और जो पिछड़े वर्ग हैं उनको वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं विकास की गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए, इस तरह की संस्थाओं को भी बंद नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले महत्वपूर्ण डाटा रखने वाली संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं जो बड़े पैमाने पर ऐसे डाटा रखती हैं जिससे देश की सुरक्षा को एक तरह से खतरा हो सकता है, तो ऐसी संस्थाओं में किसी तरह का निजीकरण नहीं होगा। और लास्ट में देखें तो प्रतिभूति, नोट और टकसालों की बात करें, यानी जो नोट की प्रिंटिंग करने वाली कंपनियां हैं या सिक्कों की जहां पर गढ़ाई की जाती है, जो मिंट है, सरकारी टकसाल हैं, या जहां पर प्रतिभूति, शेयर या अन्य तरह के डॉक्यूमेंट प्रिंट किए जाते हैं, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जितनी भी है भारत में सरकार की या RBI की, उनमें किसी तरह का निजीकरण नहीं होगा। तो ये क्षेत्र आप ध्यान रखें जहां पर सरकार ने किसी भी तरह के निजीकरण की बात नहीं कही है, ये अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में रहेंगे। अगर यहाँ पर सरकार निजीकरण पर जा रही है तो जोखिम क्या है? कुछ जोखिम भी जरूर है। जैसे वर्तमान में देखें,
वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्तमान में जो उथल पुथल दिख रही है, उसका प्रभाव ये होगा कि जिन सरकारी कंपनियों को हम बेचने के लिए जा रहे हैं, उनका विनिवेश कर रहे हैं, उनका जो मूल्यांकन है वो सही रूप में नहीं होगा। यानी हो सकता है कि कंपनी का मूल्य 1,000 करोड़ रुपए हो और बाजार में क्योंकि स्थितियां अच्छी नहीं है तो उनका मूल्य घटकर लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को राजस्व में एक तरह से नुकसान हो सकता है। तो ये एक पहला हिस्सा यहाँ पर दिखता है। दूसरा, निवेशक आकर्षण कम है। वर्तमान में देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जोखिम की स्थिति ज्यादा है, क्योंकि नए वेरिएंट जो कोविड-19 के हैं वो रिसर्फेस हो रहे हैं। तो अगर फिर से कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है, ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियां रुकेंगी, तो निवेशक अभी भी एक आशंका के साथ में निवेश के लिए जा रहे हैं। तो हम बड़े पैमाने पर निवेशक को आकर्षित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके संबंध में भी संशय की स्थिति बनती है। यहाँ पर ध्यान रखें कि जब निजीकरण किया जाता है तो चाहे हम सीएजी की बात करें, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और साथ साथ सीबीआई, तो इस तरह की जो एजेंसियां हैं वो किसी भी तरह की डील होती है उसके बाद उसकी जांच करती हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एक ऐसी कंपनी के द्वारा खरीदी गई है जिसका प्रमुख रूप से जो काम है वो किसी ऐसे देश के साथ में जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी है, जैसे मान लीजिए चीन के साथ में या पाकिस्तान के साथ में है। तो अगर वहां से कोई कंपनी का ओरिजिन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर भारत की सरकारी क्षेत्र की कंपनी को उनके द्वारा खरीदा जाता है तो उसको लेकर सुरक्षा संबंधी जांच है वो सीएजी की बात करें, सीबीआई या अन्य तरह की जो जांच है वो हो सकती है। अगर विनिवेश को बड़े पैमाने पर किया जाएगा तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं जांच की हैं उनको भी सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। निजीकरण की बात करें तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो भी विकास करते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र घटता है और निजीकरण बढ़ता है। ये दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में दिखता है, तो भारत भी इसी राह पर है। तो ये कि यहाँ पर हम विचार के रूप में कहें निजीकरण तो काफी अच्छा है, लेकिन एक दूसरा पक्ष देखें कि अगर वर्तमान में हम निजीकरण को बढ़ावा देंगे तो आर्थिक सुधार हम जो कर रहे हैं तो निवेशक हैं वो नए निवेश शुरू करने के बजाय जो वर्तमान में क्षमताएं सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की है उनको खरीदने का प्रयास करेगा। हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो निवेश है वो नए प्रकार के निवेशों में भी होता रहे। ऐसा ना हो कि केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की जो बिक्री है वो निवेश को ज्यादा आकर्षित कर लें और नए प्रकार के जो निवेश भारत में हो सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो ये कुछ जोखिम की स्थितियां हैं जिनको देखकर सरकार को निजीकरण की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ावा देना चाहिए। ध्यान रखें कि बड़े संख्या में सरकारी कंपनियां जो घाटे में हैं उनको बेचकर या निजीकरण करके अगर सरकार राजस्व प्राप्त करती है तो सरकार के ऊपर जो एक तरह का बर्डन है वो कहीं ना कहीं घटेगा। तो ये सरकार के लिए एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन जो जोखिम यहाँ पर है उनको देखकर निजीकरण की प्रक्रिया को आगे मजबूती से बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हमारी इसी चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न आप लिखिएगा, भारत में निजीकरण की सरकारी घोषणा के संबंध में आलोचनात्मक समीक्षा करें। तो देखिए पूरी प्रक्रिया आप बता दीजिए, रणनीतिक गैर रणनीतिक, सरकार के द्वारा कौन कौन से उपाय किए जाएंगे, मतलब निजीकरण है और बेचना कौन से में है, कहाँ पर विलय करना है, तो वो सारी प्रक्रिया जो हमने डिस्कस किया वो आप बताएं। कब से शुरुआती भाग भारत में विनिवेश का प्रारंभ हुआ, 91-92 से 99 के बाद तेजी से आगे बढ़ा और वर्तमान स्थिति में राजस्व के लिए इसकी आवश्यकता और ज्यादा है, या घाटे की कंपनियां सरकार के ऊपर एक बड़ा बोझ होती हैं। तो कुछ कारण आप बता सकते हैं। वर्तमान कोविड-19 के बाद की जो स्थिति है उसमें जोखिम बढ़ा हुआ है, तो जो हमने लास्ट में जोखिम डिस्कस किए उनको भी आप बताकर लास्ट में कह सकते हैं कि सरकार अगर घाटे की इकाइयों को बेचने में सफल होती है और राजस्व प्राप्ति होती है तो यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त स्रोत सरकार को उपलब्ध कराएगा। तो इस रूप में 250 शब्दों में अपने इस प्रश्न को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम अपनी अगली न्यूज पर आते हैं। ये पेज नंबर 11 पर जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के साथ में जुड़ी हुई है, कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एंड इट्स चैलेंज। देखिए भारत में जब हम भूमि अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ प्रिज्यूम किया जाता है, यानी अनुमान लगाया जाता है कि जो भूमि का अधिकार है वो किसी व्यक्ति के नाम से है। यानी हमारे पास कंक्लूसिव या निर्णायक रूप में जो भूमि के अधिकार पत्र हैं वो लोगों के पास नहीं है। इसीलिए भूमि के अलग अलग जो उपयोग है उन पर विवाद हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के नाम से किसी लैंड प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है, उसने किसी व्यापारिक गतिविधि के लिए किसी कंपनी को उसको बेचा, आगे चलकर किसी अन्य व्यक्ति ने केस फाइल कर दिया कि ये लैंड प्रॉपर्टी तो उनके नाम से भी है, तो ये विवादित हो गया, तो इससे व्यापारिक गतिविधियां बाधित होती हैं। तो इसीलिए भारत सरकार के द्वारा जो लैंड टाइटल है उसका एक तरह से कंक्लूसिव या निर्णायक रूप से जो निर्णय है वो देने की प्रक्रिया पर एक तरह से विचार किया जा रहा है। तो इसी संबंध में आर्टिकल पर यहाँ पर चर्चा की गई है। भारत सरकार की तरफ से निर्णायक भूमि शीर्षक
अधिकार संबंधी जो आदर्श कानून है, यानी एक मॉडल जो कानून है, वो अगर हम देखें तो जून 2020 में इसके बारे में एक तरह से जो डिटेल है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया और उनसे उनकी सलाह यहाँ पर मांगी गई। इस आदर्श कानून को हम डिस्कस करें, इसके साथ में ये देखते हैं कि वर्तमान प्रणाली क्या है और नई प्रणाली कौन से आने वाली है। तो यहाँ पर हम पुरानी जो प्रणाली चल रही है और जो नई प्रणाली आने वाली है, दोनों पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो भूमि के अधिकार है उनको निर्णायक रूप में किसी को उसका अधिकार देने की जो बात है, उसके संबंध में हम चर्चा यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए, भारत वर्तमान में अनुमान पर यानी प्रिज्यूम किया जाता है भूमि अधिकार की एक प्रणाली का अनुसरण करता है। किसी भी जगह पर किस व्यक्ति का भूमि पर नियंत्रण है, ये भूमि रिकॉर्ड के आधार पर एक तरह से होता है। तो जो भी भूमि के लेन देन होते हैं, यानी खरीदा और बेचा जाता है, उसके माध्यम से ये निर्धारित किया जाता है कि अंतिम रूप से भूमि किसके पास पहुंची है और ये रिकॉर्ड एक तरह से मेंटेन किया जाता है। अगर हम वर्तमान में स्वामित्व की बात करें तो स्वामित्व एक तरह से जो लैंड प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपके पास है, उसके अधिकार के रूप में एक तरह से आपका उस भूमि पर जो एक नियंत्रण है उसको स्थापित करता है। और भूमि का जो पंजीकरण है असली में होता क्या है, जो लेन देन किया गया भूमि का उसका डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो बिक्री का पार्ट है या मान लीजिए कोई विरासत में, यानी एक तरह से आपकी मान लीजिए कि कई पुश्तों से वो जमीन का हिस्सा आपके पास है तो उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है, या भूमि पर किसी तरह का आपने लोन लिया है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट है, या पट्टे की बात करें यानी लीज का कोई डॉक्यूमेंट है। तो इसके आधार पर एक तरह से आप बताते हैं कि वो भूमि का जो हिस्सा है वो आपके नाम पर है या आपके नियंत्रण में है। तो ये अलग अलग हिस्से आप देखें तो जो लेन देन होता है भूमि का, उसके संबंध में जो डाटा होते हैं वो आपका किसी भूमि पर एक तरह से नियंत्रण या आपके अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। किसी तरफ से अंतिम रूप में या निर्णायक रूप में कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता किसी संस्था के द्वारा दिया गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो एक तरह से भूमि का जो टाइटल है किसके नाम से है वो यहाँ पर अनुमान के आधार पर है, निर्णायक या निश्चित रूप में नहीं है। यह पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आपके पास किसी भूमि या लैंड प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो यहाँ ध्यान रखें, या सरकार की बात करें या कानूनी ढांचा, वो एक तरह से ये नहीं मानता है कि आपके पास किसी लैंड प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है तो आपके पास उसका मालिकाना हक हो जाता है। क्योंकि अगर कोई और उस तरह का डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर देगा तो आपका जो एक तरह से अधिकार है उस पर विवाद हो जाएगा और कोर्ट में केस जा सकता है। तो ये इसीलिए ध्यान रखें कि आप पंजीकरण किसी भूमि का अपने पास रखते हैं, इसके आधार पर आपको भूमि का अधिकार मिल जाता है, टाइटल मिल जाता है अंतिम रूप में, ऐसा नहीं है। तो ये सब स्थितियां हैं जो वर्तमान में चल रही हैं। इनमें परिवर्तन लाने के लिए सरकार के द्वारा जो भूमि का अधिकार है उसके संबंध में निर्णायक डॉक्यूमेंट जारी करने की एक तरह से बात चल रही है। ध्यान रखें, स्वामित्व योजना इसी आधार पर सरकार संचालित कर रही है। तो नीति आयोग के द्वारा भूमि नीति पर एक विशेष सेल बनाया गया था जिसने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्होंने कहा था कि जो निर्णायक टाइटल है यानी कंक्लूसिव अंतिम रूप में भूमि का अधिकार किसके पास होगा, इसके संबंध में कानून लाने की जरूरत है और उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। इसी आधार पर आप देखें तो ये जो नीति आयोग की तरफ से एक मॉडल जो कानून है वो लाया गया है। यहाँ पर जो मॉडल कानून लाया गया है यानी जो निर्णायक भूमि शीर्षक अधिकार संबंधी आदर्श कानून जो जून 2020 में लाया गया है, उसकी एक तरह से हम यहाँ पर चर्चा करें तो निर्णायक भूमि शीर्षक अधिकार प्रणाली के तहत भूमि रिकॉर्ड वास्तविक स्वामित्व को निर्दिष्ट करता है। यानी जिसके पास इस तरह का टाइटल या डॉक्यूमेंट होगा वो अंतिम रूप में उस भूमि का अधिकार रखेगा। ये शीर्षक क्या, ये जो टाइटल है वो कौन देगा, सरकार देती है। इसीलिए ध्यान रखें कि ये सटीकता से एक जिम्मेदारी लेता है कि जिस व्यक्ति के नाम से टाइटल या अधिकार पत्र जारी किया गया है वही भूमि का मालिकाना हक रखता है, क्योंकि इसको जारी कौन करेगा, इसमें सरकार। तो ये जो नया यहाँ पर मॉडल कानून लाया गया है इसमें सरकार के द्वारा अलग अलग जगह के जो भूमि के अधिकार है उनके संबंध में जो टाइटल है किसके नाम से है वो डिटेल जारी किए जाएंगे और ये भूमि का एक तरह से रिकॉर्ड आपके नाम से रहेगा जिसको यूज करके आप उस भूमि का कोई उपयोग कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं या कोई इसका व्यापारिक उपयोग कर सकते हैं, या अगर कोई मान लीजिए बिजनेस वहां पर या कोई व्यापार होने वाला है और मान लीजिए आप उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं, जमीन बेचना चाहते हैं, तो वहां पर जो मुआवजा जमीन का वो ले सकते हैं क्योंकि उसका अधिकार पत्र आपके नाम से है। तो ये टाइटल यहाँ पर कौन देने वाला है, सरकार। जब भी सरकार के द्वारा किसी को टाइटल एक बार दे दिया जाता है यानी ये लैंड का जो पार्ट है, भूमि का हिस्सा है, किसी के अधिकार में है, तो उसके संबंध में अगर कोई विवाद करना चाहे तो विवाद जरूर कर सकता है, लेकिन ये जो विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा, उसका निपटारा सरकार करेगी। यानी मान लीजिए ए एक जमीन का हिस्सा है और बी व्यक्ति के नाम से सरकार ने डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है, जो नया मॉडल कानून है कि ये बी व्यक्ति की जमीन है ए।
अब इस पर मान लीजिए कोई सी व्यक्ति विरोध करता है कि नहीं, ये तो मेरी जमीन का हिस्सा है, तो इसके लिए उसे भारत सरकार के साथ में एक तरह से विवाद में जाना पड़ेगा। इस व्यक्ति के साथ में कोई विवाद नहीं होगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है नए कानून का। तो नया जो मॉडल कानून लाया गया है, क्योंकि सरकार ने किसी व्यक्ति का अधिकार पत्र जारी किया है, व्यक्ति ने स्वयं तो जारी नहीं करा है, या एक तरह से इसने सेल्फ कोई अपनी तरफ से कोई घोषणा तो करी नहीं है स्वयं में, तो सरकार जारी कर रही है। तो अगर आपको कोई विवाद है कि आपके नाम से जमीन है, आप सरकार के खिलाफ केस लड़िए। तो ध्यान आपको रखना होगा कि ये जो नया मॉडल कानून है, आपको सरकार के साथ विवाद करना पड़ेगा, न कि उस व्यक्ति के साथ में जिस व्यक्ति के नाम से जमीन का कोई टाइटल दिया गया है। एक दूसरा हिस्सा कि जिसके द्वारा लैंड प्रॉपर्टी पर कोई डिस्प्यूट किया गया, जैसे हमने बात करी थी कि बी की प्रॉपर्टी कौन सी है, ए, और सी ने विवाद किया था, तो इसके संबंध में कोई भी अगर निर्णय होगा तो भूमि का जो मालिकाना हक सरकार ने दिया है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, यानी वो बी के पास ही रहेगा। अगर मान लीजिए कुछ गलती उसमें बनती है तो भारत सरकार क्या करेगी, उसके लिए मुआवजा प्रदान करेगी। यानी जो सरकारें हैं वो मुआवजा एक तरह से प्रदान कर सकती हैं, यानी जो टाइटल दिया गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कुछ स्थितियां गलत दिखती हैं तो उसका मुआवजा जिसने भी केस किया है उसके वो दिया जा सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पार्ट है कि टाइटल देने के बाद उसमें बड़े परिवर्तन नहीं होंगे। अगर सरकार के द्वारा ये जो मॉडल कानून लाया गया है तो इसकी आवश्यकता क्या महसूस हुई, तो आवश्यकता इसलिए है कि जो भी हमारे यहाँ एक तरह से कानूनी विवाद है, माना जाता है कि भूमि विवाद 2/3 हिस्सा बनाते हैं, यानी भारत में जितने भी केस एक तरह से हैं, या 100 केस हैं, तो लगभग 66-67% कहाँ से आ रहे हैं, भूमि विवाद से संबंधित। तो जो भी एक तरह से कानूनी इस तरह से पेंडिंग केस है उनको घटाने के लिए ये काफी एक आसान तरीका हो सकता है। भूमि विवाद में अगर हम देखें तो औसतन 20 वर्ष का समय लगता है निपटारा करने में, तो ये भूमि के व्यापारिक उपयोग को घटाता है, तो ये अर्थव्यवस्था में एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। भूमि खरीद में निवेश निम्नतम है, यानी जो भूमि की खरीद फरोख्त होती है उसमें बहुत बड़ा निवेश नहीं आता है, क्योंकि लैंड प्रॉपर्टी का अंतिम रूप से किसके नाम से टाइटल है, किसका मालिकाना हक है, इसको लेकर अभी कोई भी निर्णय नहीं है, क्योंकि सब कुछ क्या है, अनुमान पर है। तो जब निश्चित रूप में यानी कंक्लूसिव रूप में किसी को दिया जाएगा हक, तो कहीं ना कहीं भूमि के क्षेत्र में जो खरीद फरोख्त होती है उसमें भी निवेश बढ़ेगा। और भारत में जो निवेश आता है वो भी एक तरह से हतोत्साहित होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई जमीन का हिस्सा है, यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, अब इसके जो मालिकाना हक है उसको लेकर अभी विवाद है, तो इस जमीन के हिस्से को बेचा नहीं जा सकता है। तो अगर जमीन का हिस्सा नहीं बिकेगा तो यहाँ व्यापारिक गतिविधियां कैसे होंगी, तो ये निवेश को हतोत्साहित करने के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। भूमि खरीद में आप देखें तो अवैध लेन देन होते हैं, यानी स्थानीय निकाय जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स उतना नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जब कोई भी आपका जमीन का लेन देन है वो अवैध रूप में किया जाएगा और साथ साथ जो मालिकाना हक है उसको लेकर कोई निश्चितता नहीं होगी, तो जो स्थानीय निकाय लोकल बॉडी है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए किसको एक तरह से उत्तरदायी ठहराएंगी, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक फिक्स नहीं है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी टैक्स जैसी जो एक कर मिल सकता है स्थानीय निकाय को, उसमें बहुत कमी हो जाती है। तो अवैध लेन देन भूमि में बढ़ा हुआ है, उसको रोकने में भी ये उत्तरदायी हो सकता है। भूमि के अगर इस तरह से टाइटल निर्णायक रूप में दिए जाएंगे तो आवास निर्माण यानी हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट है वो बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहीं पर भी मान लीजिए हाउसिंग का कोई प्रोजेक्ट कोई कंपनी लाना चाहती है तो किसके नाम से जमीन का क्षेत्र है ये फिक्स है, यानी अनुमान नहीं है, ये कंक्लूसिव अंतिम रूप में सरकार ने बता दिया है, जिसके नाम से डॉक्यूमेंट है तो उससे खरीद कर उसको मुआवजा देकर यहां प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो भी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें जो भी भूमि के अधिकार है उसके निर्णायक अधिकार नहीं है, सब कुछ क्या है, अनुमान पर आधारित है। तो अगर आपके नाम से अंतिम रूप में कोई भूमि का अधिकार पत्र है जो सरकार के द्वारा दिया गया है तो उसके आधार पर आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है तो क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग ऋण ले रहे हैं वो साहूकारों से या ज्यादा ब्याज पर लेते हैं, वो बैंक या सरकारी जो तंत्र है वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। अधिक ब्याज पर अगर आप ऋण लेते हैं तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को भविष्य में कमजोर करता है और भारतीय कृषि क्षेत्र में ये एक बड़ी समस्या है। तो अगर इस तरह से निर्णायक भूमि के अधिकार पत्र मिलेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, कृषि क्षेत्र और अन्य प्रकार की उद्यमशीलता वो भी बढ़ सकती है। 2020 में जून में नीति आयोग के द्वारा जो मसौदा दिया गया है, एक जो मॉडल कानून लाने की बात है, उसका अगर हम डिटेल देखें तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि इसमें कुछ जो पॉइंट्स प्रमुख हैं, किस तरह से प्रक्रिया चलेगी उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा भूमि प्राधिकरण यानी लैंड अथॉरिटीज का एक तरह से स्थापना की जाएगी।
जो भी मौजूदा रिकॉर्ड या दस्तावेज हैं उसके आधार पर भूमि शीर्षक अधिकार की एक मसौदा सूची तैयार करने और प्रकाशित करने के लिए एक शीर्षक पंजीकरण अधिकारी यानी टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की बात करें या टीआरओ, तो ये एक तरह से क्या है कि जो भी डिटेल है किसी भी जमीन के संबंध में है वो एक तरह से इकट्ठा करेगा सारे डॉक्यूमेंट उसके पास और उसके द्वारा ये जारी किए जाएंगे। टीआरओ के द्वारा जब किसी भी भूमि के संबंध में शीर्षक अधिकार यानी टाइटल राइट किसका होगा, उस पर मालिकाना हक किसका होगा, सारे जब डिटेल किसी भी मान लीजिए जिले की बात करें, उस जिले में अगर जारी कर दिए जाते हैं तो जिले में किसी भी जमीन का हिस्सा है अगर किसी को लगता है कि वो उसके नाम से नहीं है, वो गलत किसी और के नाम से चली गई है, तो वो उसके बारे में एक तरह से अपील कर सकता है। तो जो ये डिटेल जारी करेगा टीआरओ, ये माना जाएगा कि एक तरह का नोटिस है, आप डिटेल देख लीजिए, आप जिस जमीन को अपना समझ रहे हैं उसका मालिकाना हक आप ही के नाम से है, किसी और के नाम से तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो दावे या आपत्ति हैं वो दर्ज करानी होगी और जो भी विवादित दावे माने जाएंगे उनके संबंध में टीआरओ दस्तावेज को सत्यापित करेगा और इसके लिए भूमि विवाद समाधान अधिकारी यानी लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑफिसर यानी एलडीआरओ उसको एक तरह से जो डिटेल भेज दिए जाएंगे। यानी मान लीजिए 100 जमीन के डॉक्यूमेंट हैं और 50 के ऊपर केस किए जाते हैं कि ये गलत है, तो इनका डिटेल एलडीआरओ के पास जाएगा यानी भूमि विवाद समाधान अधिकारी, और वो उसकी जांच करेगा। ध्यान रखें कि पहले से अदालत में जो केस चल रहे हैं भूमि विवाद के, वो इसके दायरे में नहीं लाए जाएंगे। नए विवादों की बात की जा रही है, नए जो अधिकार पत्र हैं उनके संबंध में, पुराने केस की यहां पर कोई चर्चा नहीं होगी। जो भी विवादित दावे हैं उन पर विचार करके जो भूमि प्राधिकरण टाइटल है उसका रिकॉर्ड प्रकाशित कर देगा अंतिम रूप। अगर टीआरओ की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जारी किया गया, आपको विवाद है, तो वो कहां चला जाएगा, एलडीआरओ पर, और एलडीआरओ अंतिम रूप में जब निर्णय देता है तो अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप लैंड टाइटल अपीलीय न्यायाधिकरण जो गठित किया जाएगा उसके समक्ष चुनौती दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह से रहेगा। अब इसके बाद एक तरह से अंतिम रूप में जब चुनौती हो गई तो 3 साल की अवधि के बाद रिकॉर्ड ऑफ टाइटल में प्रविष्टियों को स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण मान लिया जाएगा। तो ये 3 साल की अवधि में ये प्रारंभिक काम होगा और यहां अपीली न्यायाधिकरण में आप करना चाहें तो फैसला कर सकते हैं, अन्यथा 3 साल के बाद एक तरह से जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ऑफ टाइटल में चला जाएगा यानी भूमि के मालिकाना हक के संबंध में जो भी अधिकार पत्र है वो डिटेल में उसकी रजिस्ट्री कर दी जाएगी और उसके संबंध में अगर आपको आगे चलकर कोई विवाद लगता है या कोई उस पर केस करना चाहे तो वो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में आगे चलकर अपील कर सकता है। तो ये प्रक्रिया एक तरह से बनाई गई है जिससे निर्णायक रूप से भूमि अधिकार पत्रों को जारी किया जाएगा, जिससे भूमि के वास्तविक रूप में आर्थिक उपयोगों को सुनिश्चित किया जा सके। हमारी इसी चर्चा के आधार पर अब मेंस का क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। भारत में भूमि के अधिकार के संबंध में अनुमान के स्थान पर निर्णायक भूमि अधिकार देने की सरकारी योजना आर्थिक क्षेत्र में दूरगामी परिणाम लाएगी। चर्चा करें तो आर्थिक क्षेत्र में जो नुकसान हो रहे थे यानी भूमि का निर्णायक अधिकार पत्र नहीं था तो नुकसान क्या थे वो आप बता दीजिए। अगर निर्णायक रूप में आएगा तो उसके लाभ है यानी जो निवेश है वो बढ़ेगा, चाहे हम बात करें रियल एस्टेट में या अन्य प्रकार के जो निवेश हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदे होंगे। तो वो जो आपके परिणाम है उनको आप एक तरह से यहाँ पर डिस्कस करके 250 शब्दों में इस आंसर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट उस पर आते हैं और ये पेज नंबर 11 पर साइंस टेक और हेल्थ से साथ संबंधित है, जीएस पेपर 3 में। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत सरकार के द्वारा जो भी वायु यातायात भारत में हो रहा है उसके संबंध में नए नियम जारी किए गए हैं। नए जो दिशा निर्देश जारी किए गए उसका कारण ये है कि कोविड-19 का जो वेरिएंट है, जो इस प्रकार है, जो एक तरह से म्यूटेशन के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं या नए प्रकार में परिवर्तित हो रहे हैं, उसमें आप देखें दक्षिण अफ्रीका से एक प्रकार है, एक ब्राजील से और एक यूके से। तो इनके अलग अलग मामले भारत में बढ़े हैं। आप देखें यूके का जो वेरिएंट है उसके भारत में 187 मामले हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 22 फरवरी की मध्य रात्रि से नए नियम यहाँ पर जारी कर दिए हैं। नए नियम ये कहते हैं कि अगर आप यूके, यूरोप या पश्चिम एशिया से जो भी उड़ान आने वाली हैं या किसी भी तरह से कनेक्टिंग फ्लाइट से आ रहे हैं, ऐसे यात्रियों को स्व घोषणा पत्र या सेल्फ डिक्लेरेशन ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। उन्हें एक नेगेटिव कोविड-19 की रिपोर्ट देनी पड़ेगी और 14 दिन में जो भी उन्होंने ट्रैवल किया है उसके बारे में बताना पड़ेगा। और साथ ही ये बताना पड़ेगा कि भारत में किसी हवाई अड्डे पर अगर वो उतर रहे हैं तो वो अगली दूसरी उड़ान पर बैठकर कहीं और जाएंगे यानी कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए हैं, या भारत के अंदर वो कहीं और किसी शहर में आगे उड़ान के लिए जाने वाले हैं। तो ये जानकारी उनको एक तरह से देनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ जो यूके, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के माध्यम से आने या जाने वाले यात्रियों की पहचान करने और यात्रा के दौरान उन्हें अलग करने
और जहाज पर चढ़ने के दौरान उन्हें अलग करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो एक तरह से एयरलाइंस जो है कंपनियां उनके द्वारा किया जाएगा। तो जो यात्री दक्षिण अफ्रीका, यूके और ब्राजील से संबंधित हैं, चाहे कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर ही आ रहे हैं, उन सभी यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने से पहले अपने नमूनों को एक तरह से यानी अपने जो सैंपल हैं वो टेस्टिंग के लिए देने पड़ेंगे। और अगर वो टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो जो भी भारत में स्टैंडर्ड एक तरह से प्रोटोकॉल का प्रोसीजर है उसके अनुसार उनका इलाज करना पड़ेगा और वो उनको मैंडेटरी आवश्यक रूप में कराना पड़ेगा। संदिग्ध अगर किसी मामले के बारे में पहचान आती है तो उस व्यक्ति की रो में बैठे हुए जितने यात्री हैं विमान में, वो उसके आगे की 3 और पीछे की 3, उन सभी का एक तरह से परीक्षण किया जाएगा। और जो भी केबिन क्रू के लोग उनके संपर्क में आए हैं उनका भी परीक्षण किया जाएगा। और होम क्वारंटाइन में उनको कम से कम 14 दिन के लिए रहना पड़ेगा। और किन क्वारंटाइन केंद्रों में, जिनको संस्थागत क्वारंटाइन के रूप में सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर का जो प्रोटोकॉल है उनके अनुसार उनके परीक्षण किए जाएंगे। तो ये सारे एक तरह से जो नए परिवर्तन है वो किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं उन्हें अपने कोविड-19 का आरटी-पीसीआर का जो नेगेटिव रिपोर्ट है जो 72 घंटे पहले परीक्षण किया गया वो एक तरह से देनी होगी, तभी वो भारत में यात्री के रूप में पहुंच सकते हैं। यात्रियों की जो भी रिपोर्ट है उसकी प्रामाणिकता के लिए उनको कोई घोषणा पत्र या डेक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर अगर प्रूव होता है कि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं कराया था, वो गलत था, तो भारत में उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके लिए कहने के उनको सेल्फ डेक्लेरेशन, स्व घोषणा पत्र देने की आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वारा कोशिश ये की गई है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से यात्री हैं उनके जो सैंपल हैं उनके संबंध में जो भी परीक्षण है, जो नए वेरिएंट हैं, उनके बारे में सरकार की तरफ से अनुसंधान बड़े पैमाने पर चल रहा है। और इसीलिए सरकार ने इंसाकॉग नाम से एक तरह से कह सकते हैं एक सिस्टम बना रखा है जिसको हम बोलते हैं, भारत सरकार के द्वारा इंसाकॉग जो बनाया गया है ये एक तरह से प्रयोगशालाओं का पूरा नेटवर्क है जिसको इस नेटवर्क इंसाकॉग में एक तरह से मिलाया गया है। तो इसके अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंडियन सार्स कोविड-19 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इंसाकॉग, और इसमें अभी 10 प्रयोगशालाओं को शामिल किया गया है। तो जो भी ये सैंपल हैं नए वेरिएंट के अनुसार देखें तो उनके बारे में सारा डिटेल इंसाकॉग के माध्यम से एक तरह से परीक्षण किया जा रहा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें कि अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी है तो उससे रोकने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पर जो जो पॉइंट डिस्कस किए एक सामान्य आंसर के रूप में आप ध्यान रखें कि इस तरह के प्रश्न में आप कहीं पर भी ले सकते हैं कि किस तरह से जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उनकी निगरानी करनी है। हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं और ये न्यूज़ एक रिसर्च यहाँ पर जो सामने आया है उसके संबंध में, खासतौर से भारत में जो भी स्वास्थ्य संबंधित हमारे केंद्र हैं वहाँ पर जब हम बात करते हैं वॉश, देखिए वॉश में बेसिकली वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन, यानी जल के संबंध में स्वच्छ जल की उपलब्धताएं स्वास्थ्य केंद्रों पर कितनी है, इसी के साथ साथ सफाई सैनिटेशन का कितनी व्यवस्था रखी जाती है, और हाइजीन स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी मरीज हैं या जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके द्वारा एक पर्सनल हाइजीन यानी एक व्यक्तिगत स्तर पर जो स्वच्छता है वो कितनी अपनाई जाती है, क्योंकि इसके बड़े कारण रहते हैं और बड़े पैमाने पर इसके कारण अन्य तरह की बीमारियां भी होती हैं लोगों को। तो इसलिए वॉश के रूप में जो भी स्वास्थ्य केंद्रों में समस्याएं हैं उसके बारे में एक अनुसंधान यहाँ पर किया गया है और इसके रिसर्च यहाँ पर दिखाए गए हैं। और यह अनुसंधान अगर हम देखें तो यूएसए में मैरीलैंड की एक संस्था है सेंटर फॉर डिजीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी, CDDEP, इसके द्वारा यह अनुसंधान किया गया है। और क्या अनुसंधान किया गया है? वॉश को लेकर, यानी वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन को लेकर। तो ये भारत में 1 वर्ष के अंदर यहाँ पर जो संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जो भी कदम उठाने का प्रयास किया गया उसके संबंध में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। माना यह गया है कि भारत में अगर हम देखें तो जो लागत आएगी यानी जो पूंजीगत हमें व्यय करना पड़ेगा एक बार में, भारत में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जल को लेकर, सफाई को लेकर और व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर जो भी प्रयास करने हैं उसके लिए 354 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक व्यय लगेगा। और आगे चलकर यानी आप इसको बनाए रखना चाहते हैं तो लगभग 289 मिलियन डॉलर का खर्च है वो रेगुलर बेसिस पर करना पड़ेगा। ये एक अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। विश्व स्तर पर जांच में ये सामने आया है, WHO और यूनिसेफ की जो जांच है कि 4 अगर हम अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो माना जा रहा है कि एक स्वास्थ्य सुविधा ऐसी है जहां पर जल की कमी है, यानी सही रूप में और स्वच्छ रूप में जो उपलब्धता है जल की वो सुनिश्चित नहीं है। तो जो स्वास्थ्य केंद्र सुविधाएं दे रहे हैं वहां 4 में से 1 ऐसे हैं जहां पर जल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, 5 में से 1 केंद्र ऐसा है जहां पर स्वच्छता का बहुत ध्यान नहीं दिया गया, और 42% एक तरह से जो भी देखभाल के स्तर हैं
वहां पर स्वच्छता सुविधा यानी जो लोकल हाइजीन या पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन नहीं किया जाता। यानी जो मरीज है या जो डॉक्टर या जो भी स्वास्थ्य कर्मी है उनके द्वारा अपनी स्वच्छता को लेकर एक तरह से प्रयास नहीं किए जाते हैं। तो ये 42% जो एक तरह से जो भी स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं या मरीज हैं उनमें देखा गया है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चाहे जल की उपलब्धता हो या स्वच्छता की बात करें या व्यक्तिगत स्तर पर जो सफाई रखनी है उसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अगर हम इन तीनों को एक तरह से बनाकर रखें यानी स्वच्छ जल को उपलब्ध कराएं, इसी के साथ साथ हम कोशिश करें कि जहां पर भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वहां पर सफाई रखी जाए और व्यक्तिगत रूप में जो मरीज या स्वास्थ्यकर्मी हैं वो भी सफाई रखें, तो इसका प्रभाव क्या होगा? अगर इन सुविधाओं को बनाए रखा जाए तो WHO कहता है कि निम्न और मध्यम आय के जो देश हैं वहां पर 8,27,000 लोगों की हर साल पानी उपलब्ध सही रूप में नहीं है, सफाई नहीं रखी जाती और स्वच्छता का जो ध्यान नहीं रखा जाता, इस कारण से उनकी मृत्यु होती है। इसको रोका जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो 2,97,000 बच्चों की मौत हर साल होती है। और कारण क्या है कि अपर्याप्त पानी, सफाई और स्वच्छता। अगर ये उपलब्ध कराया जाए तो इनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हम सकारात्मक रूप में देखें तो 2012 की WHO रिपोर्ट ये कहती है कि अगर हम स्वच्छता में कोई भी निवेश करते हैं, मान लीजिए हमने $1 का निवेश किया है, तो $1 का निवेश अगर हम करेंगे तो स्वास्थ्य लागत है उस पर कमी आएगी, उत्पादकता अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी और कम समय में होने वाली जो मौतें हैं उनको एक तरह से रोका जा सकता है और अर्थव्यवस्था में लगभग $5.5 प्राप्त किया जा सकता है। यानी $1 आप लगाकर स्वास्थ्य सुविधाओं की लागत को घटा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं क्योंकि लोग आसानी से और जल्दी स्वस्थ होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य केंद्र हैं वो अच्छे से इलाज कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उत्पादकता बढ़ेगी और कम समय में होने वाली जो मौत है, जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें, उसको रोका जा सकता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में उत्पादकता को बढ़ाएंगे और $1 के बदले अर्थव्यवस्था में $5.5 एक तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट WHO के द्वारा दी गई है। जब हम बात करते हैं कि स्वच्छ जल की उपलब्धता या एक तरह से सफाई को बनाए रखना है या व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता रखना है, तो ये सतत विकास लक्ष्यों में भी शामिल है। आप ध्यान रखें जो सतत विकास लक्ष्य हैं 2030 तक कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17। उसमें जो 6वां लक्ष्य है वो सफाई और स्वच्छ जल से संबंधी है, यानी सैनिटेशन और एक तरह से क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये उपलब्धता एक तरह से हमें अगर बनानी है तो कारण क्या है कि हमें सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। जब हम वॉश की बात करते हैं तो अगर अपर्याप्तता रहती यानी वॉश के संबंध में जो भी एक तरह से आवश्यकता है, चाहे हम स्वच्छ पानी की बात करें, सफाई की बात करें या व्यक्तिगत स्तर पर जो स्वच्छता रखने की बात है, तो अगर हम वॉश प्रदान नहीं करते हैं और साथ साथ संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण में कमी रहती है तो उसका प्रभाव एक तरह से रहता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो संक्रमण है वो बड़े पैमाने पर हो सकते हैं। आप ध्यान रखें कि बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी उपकरण उपयोग किए जाते हैं, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल वेंटिलेटर का लेते हैं, तो वेंटिलेटर अगर यहाँ पर जो उपयोग किया जा रहा है उसमें स्वच्छता नहीं रखी गई है यानी उसको सैनिटाइज सही से नहीं किया गया है, अगर वेंटिलेटर में किसी भी तरह का संक्रमण की स्थिति है तो वेंटिलेटर के कारण अलग तरह की कुछ बीमारियां हो सकती हैं जो वेंटिलेटर का उपयोग करने से होती हैं। तो वेंटिलेटर के माध्यम से आप किसी को एक तरह से जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको आप अन्य संक्रमण भी दे दें, क्योंकि अगर आप वॉश यानी स्वच्छ जल, सफाई और व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता नहीं रखेंगे और संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण की कमियां रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य केंद्रों पर भी संक्रमण की स्थितियां बनती हैं अपने आप अतिरिक्त रूप में। आगे हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर आते हैं और पहला यहां पर हम देखें तो नीति आयोग की तरफ से जो गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद, जहां पर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उसकी बैठक हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में कुछ प्रमुख जो मुद्दे हैं उन पर एक तरह से विचार किया गया। ध्यान रखें प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के जो भी प्रशासक उपराज्यपाल के रूप में जो है वो एक तरह से इसमें सदस्य होते हैं। नीति आयोग के सदस्य कुछ वो भी इसमें एक तरह से सदस्य के रूप में रहते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल, शासकीय परिषद, यहाँ पर जिसकी बैठक के बारे में चर्चा की गई है, इसी के संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। शासकीय परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट देखें, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य हैं। तो यहां पर जो स्टेटमेंट आप देखें तो जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो सही है, लेकिन पूरा नहीं लिखा गया है, क्योंकि यहां पर आपको लगाना पड़ेगा राज्य के साथ साथ क्या क्या, केंद्र शासित प्रदेश,
क्योंकि ध्यान रखें दिल्ली की बात करें और पुडुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर विधानसभा है, मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्यमंत्री, यानी केंद्र शासित प्रदेशों में जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, यानी दिल्ली और पुडुचेरी। तो ये पॉइंट यहां पर मिस कर रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट जरूर सही है लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो पहला यहां पर गलत हो जाता है। दूसरा, यह योजना निर्माण में राज्यों को प्रतिनिधित्व देता है, यानी राज्यों को योजना निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी देने के लिए गवर्निंग काउंसिल है। अगर आप देखें जब प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुआ करता था 2015 के पहले, तो ये काम करता था एनडीसी, यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उसी तरह का कुछ काम अब करती है शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आपका बी, केवल 2 सत्य है। नेक्स्ट उसको देखते हैं। रेलवे के द्वारा यहाँ पर रुपए का जो कार्ड पेमेंट सिस्टम है उसको और मजबूती देने के लिए एक प्रयास किया गया है, और रेलवे में जो 12.54 लाख वर्तमान कर्मचारी हैं उन सभी को वीजा मास्टर कार्ड की जगह रुपे कार्ड है उसका एक तरह से उपयोग करना पड़ेगा। तो रुपे ध्यान रखें कि एक तरह का कार्ड पेमेंट का सिस्टम है जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। 2012 में इसकी शुरुआत के लिए एक तरह से घोषणा की गई और प्रारंभ हुआ, लेकिन आधिकारिक रूप में इसकी जो शुरुआत है हम उपभोक्ताओं के रूप में करने के लिए ये 2014 में एक तरह से इसकी शुरुआत की गई थी। रुपे कार्ड पेमेंट सिस्टम के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। निम्न कथनों पर विचार करें। रुपे कार्ड भुगतान सेवा एनपीसीआई द्वारा प्रारंभ किया गया, सही स्टेटमेंट है। यह 2014 से केवल सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों में विभिन्न कार्ड भुगतान के लिए उपयोग होता है। ध्यान रखें सरकारी निजी बैंक तो है ही है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जो भी हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वहां पर भी है। केवल सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक की बात करें तो नहीं है, इसमें आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और साथ साथ सहकारी बैंक उनको भी शामिल कर लें। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, पहला सही है। तो आंसर आपका ए, केवल 1 सत्य है। नेक्स्ट उसको देखें तो यहां पर एक तरह से भारत ने मालदीव का संयुक्त राष्ट्र संघ में जो रोल है उसको एक तरह से बढ़ाने के लिए और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से प्रयास करने की बात कही है, जिससे माना जा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा है उसकी अध्यक्षता करने के लिए मालदीव का एक तरह से जो प्रस्ताव है उसका भारत समर्थन करेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक संगठन यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, उसके संबंध में भी यहाँ पर एक बयान दिया गया है कि उसमें भी मालदीव का जो रोल है जो बढ़ता हुआ है उसको एक तरह से मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास भारत भी करेगा। तो हम यहाँ पर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA उसके संबंध में आपको एक तरह से प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आप ध्यान रखें कि मॉरिशस का जो शहर है एबेन, वहां पर इसका मुख्यालय है। तो मुख्यालय आप ध्यान रखें। और स्थापना जहां तक बात करें तो 1997 में की गई थी। वर्तमान में आप ध्यान रखें इसमें 23 देश सदस्य हैं, ये 23 देश हैं। और यहां पर जब डायलॉग पार्टनर की बात करते हैं तो यहां पर 9 देश है जो इसके डायलॉग पार्टनर यानी वार्ता साझेदार हैं, जो एक तरह से वार्ताओं में भाग लेते हैं लेकिन प्रमुख रूप से वो सदस्य नहीं है। इनके विदेश मंत्रियों की जो बैठक होती है वो इनकी सबसे प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। IORA के संबंध में हम प्री का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था, सही स्टेटमेंट है। IORA का शीर्ष निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है जो सालाना बैठक करती है, सही स्टेटमेंट है। इसमें हिंद महासागर से तटीय सीमा वाले सभी देश सदस्य हैं। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान जो हिंद महासागर से सीमा भी बनाता है वो इसमें एक तरह सदस्य नहीं है। सभी देश जो हिंद महासागर से तटीय सीमा बनाते हैं वो सदस्य नहीं है, तो इसीलिए जो कहा गया है कि सभी सदस्य हैं वो गलत स्टेटमेंट है, यानी 1 और 2। तो आंसर आपका ए, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट उसको हम देखते हैं। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ सीज डिक्रीजिंग ट्रेंड इन रेनफॉल। तो यहाँ पर हम मासिन राम की बात करें जो एक तरह से मेघालय में खासी पहाड़ियों में स्थित है, और चेरापूंजी जो पहले रिकॉर्ड रखता था उसके पास में स्थित एक छोटा सा ग्रामीण इलाका है मासिन राम। तो दुनिया के सबसे वेटेस्ट, सबसे ज्यादा वर्षा एक तरह से प्राप्त करने वाले इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, मासिन राम के क्षेत्र में देखें तो जो फसल का क्षेत्र है उसमें वृद्धि हुई है। उसी के साथ साथ जो भी मौसम के परिवर्तन है उस कारण से भी माना जा रहा है कि इन क्षेत्रों में बारिश की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ कमी आई है। तो यहाँ पर मासिन राम की जो लोकेशन है उसके संबंध में हमने आपको यहाँ पर प्री का क्वेश्चन दिया है। प्रश्न हम देखते हैं। मासिन राम निम्न में किस पहाड़ी से संबंधित है? अभी हमने डिस्कस किया मेघालय में खासी पहाड़ियों से इसका संबंध है। खासी पहाड़ियों में एक तरह से मासिन राम क्षेत्र स्थित है जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने का स्थान है। नेक्स्ट उसको देखते हैं। तो यहाँ पर नासा का एक तरह से जो मिशन चल रहा है मार्स मिशन 2020, इसमें अगर हम देखें तो एक रोवर है जो मार्स के ऊपर अब लैंड कर चुका है, परसेवरेंस नाम का।
तो ये रोवर एक तरह से मंगल के अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से काम करेगा। आप देखें तो 30 जुलाई को एक तरह से इसने उड़ान भरी थी मंगल पर पहुंचने के लिए। तो ये जो रोवर है ये मंगल पर एक तरह से सुरक्षित रूप में लैंड कर चुका है। और इसने लैंड कहां पर किया है? तो इसने लैंड जेजोरो क्रेटर पर एक तरह से लैंडिंग की है। तो इसी परसेवरेंस जो हमारा रोवर है उसके संबंध में हम आपको प्री का क्वेश्चन दे रहे हैं। और मिशन किसका है? ये नासा का। मार्स 2020 मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मार्स 2020 मिशन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। तो ध्यान रखें नासा का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसमें शामिल नहीं है। इसमें परसेवरेंस रोवर जेजोरो क्रेटर में उतरा है, इसी क्रेटर पर उतरा है और रोवर का नाम क्या है? परसेवरेंस। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो आंसर आपका बी, केवल 2 सत्य हैं। नेक्स्ट उसको देखें। कर्नाटक के संबंध में न्यूज है और यहां पर हाई सिक्योरिटी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है HSRP उसके संबंध में यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो बेसिकली ये कर्नाटक से संबंधित जरूर न्यूज है, लेकिन हम हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो भारत में एक तरह से आवश्यक कर दिया गया है, अगर कोई भी वाहन की हम बात करें 1 अप्रैल 2019 से पहले का है, यानी उसके पहले कहीं भी बिक्री हुई है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो उन सभी में जो प्लेट है वो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक तरह से होनी चाहिए HSRP। इसी HSRP के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। देखिए इस प्लेट की अगर हम बात करें तो इस पर एक तरह से एक यहाँ पर जो होलोग्राम होता है, हमारे झंडे में जो अशोक चक्र का पार्ट रहता है, तो वो चक्र यहाँ पर एक एम्बलम बना रहता है। और ये ध्यान रखें एल्यूमिनियम पर एक तरह से ये जो प्लेट है वो बनाई जाती है। और इसी के साथ साथ इसमें IND यानी इंटरनेशनल, भारत के लिए जो आपका नाम है वो यूज किया जाता है। और इसके निचले हिस्से में आप देखें तो 10 डिजिट का एक पिन नंबर होता है। जिस वाहन की प्लेट है उसके संबंध में सारे डिटेल इस पिन में एक तरह से रहते हैं। तो इस पिन नंबर के आधार पर कहीं ना कहीं जो गाड़ियां हैं उनके डिटेल इकट्ठे किए जा सकते हैं। ध्यान रखें कि ये जो प्लेट है इसको जब यहाँ पर फिक्स किया जाता है गाड़ी में, तो इसको अगर आप इसके स्क्रू को निकालते हैं तो दोबारा ये नहीं लगाया जा सकता। यानी यहाँ पर जो भी स्क्रू हैं वो अलग नहीं किए जा सकते हैं और दोबारा यूज नहीं किए जा सकते हैं। और अगर लॉक को तोड़कर इसे आप कहीं और लगाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए माना जाता है कि जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है ये गाड़ियों की जो चोरी होती है, या अगर मान लीजिए कोई ऐसी गाड़ी जिसकी सर्च की जा रही है जिसके बारे में डिटेल है कि वो सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, तो इस तरह की पहचान करने में गाड़ियों की आसानी हो सकती है। तो इसीलिए भारत में इस तरह की जो प्लेट है उनकी व्यवस्था लाई गई है। तो 1 अप्रैल 2019 से पहले की जो गाड़ियां उनमें आवश्यक रूप में होना चाहिए। और उसके बाद की जो गाड़ियां हैं उनमें अब इस तरह की जो प्लेट है वो एक तरह से इंस्टॉल ऑलरेडी की जा रही है। तो यहां पर इसी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के संबंध में हमने आपको प्री का क्वेश्चन दिया है। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व के रजिस्टर वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP होना आवश्यक है। सही स्टेटमेंट है। इस प्लेट में एक विशेष पिन नंबर होगा जो वाहन की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उपयोगी होगा। तो एक पिन नंबर जरूर रहता है। इस पिन नंबर को लेजर के माध्यम से प्लेट पर बनाया जाता है। तो यहां पर आप देखें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर आपका सी 1 तथा 2 दोनों सत्य हैं। ये हमारे 21 फरवरी 2021 के समाचार विश्लेषण थे। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल को आप बेहद पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।